रेप्लिकेटर्स, वेलकम बैक टू रेप्लिकेटिंग माइंड्स वंस अगेन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि टेट्राड एनालिसिस का मतलब क्या होता है। ओके, द डिस्कशन विल बी ऑन टेट्राड एनालिसिस। अब क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में टेट्राड एनालिसिस में हमेशा कंफ्यूजन रहती है, उनको कभी भी अच्छे से समझ में नहीं आता है। और उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन ये है कि आप सब जो भी टेट्राड एनालिसिस में कंफ्यूज्ड हो वो डायरेक्टली क्या करते हैं, टेट्राड एनालिसिस पढ़ने बैठ जाते हैं, है ना। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो टॉपिक है ना, ये इतना आसान नहीं है। ठीक है, आसान है लेकिन कब, वो मैं बताता हूँ। क्या होता है कि इससे पहले ना आपको इसके बैकग्राउंड में जाना होगा। ओके, मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है कि जो थोड़े से टफ, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड, थोड़े से डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं उनको डायरेक्टली कभी भी पढ़ना नहीं चाहिए। उनसे रिलेटेड जो भी बैकग्राउंड चीजें हैं, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, पहले उनके बारे में जानो, फिर ये अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, देखो आपको पता है ना कि जो आर्टिस्ट होते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देते हैं, है ना, उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड आर्टिस्ट होते हैं। अगर वो काम करना बंद कर दें तो वो, आप जिसको हीरो और हीरोइन मानते हो, अपने आइडल मानते हो, वो किसी काम के नहीं रह जाएंगे। इसीलिए बैकग्राउंड को हमेशा इंपॉर्टेंस दो। और आज हम टेट्राड एनालिसिस के बैकग्राउंड में सबसे पहले चलेंगे और वहां पर डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे क्रॉसिंग ओवर की। आपको पता है क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, मुझे पता है कि आपको अच्छे समझ में आ चुका है ना, क्योंकि आपने मेरी अभी से पहले वाली जितनी भी जेनेटिक्स की वीडियो है वो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो जाकर देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, तभी आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा, गारंटी है। राइट, चलो शुरू करते हैं। तो आपको पता है कि क्रॉसिंग ओवर कब होता है, कब होता है, मियोसिस के टाइम पे होता है। मियोसिस फर्स्ट में पेचिटिन स्टेज होता है, वहां पर होता है ना, प्रोफेज 1 के पेचाइटिन स्टेज में। सेल साइकिल वाली वीडियो में मैंने ये अच्छे से मेंशन किया है, उस वीडियो को जाकर देखो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। राइट, तो यहाँ पर देखो हम बात कर रहे हैं कि क्रॉसिंग ओवर कब पॉसिबल है और किस टाइप के क्रोमोसोम का क्रॉसिंग ओवर होता है। तो देखो आपको पता है कि क्रोमोसोम पहले ऐसे होते हैं, है ना, और आपको पता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं हमेशा। राइट, लेकिन इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर तब तक पॉसिबल नहीं होता जब तक कि इनका डुप्लीकेशन ना हो जाए, है ना। आपको पता है कि जब ये ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जब इनका डुप्लीकेशन हो जाता है, कंटेंट डबल हो जाता है ना। इनका कंटेंट क्या हो गया, देखो यहाँ पर डबल हो गया, और वैसे ही इसका भी डबल होगा, समझ में आ रहा है ना, तो इसका भी डबल होगा। तो ये दोनों भी, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है आपके, क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, और ये भी क्या है, ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। लेकिन डिफरेंस क्या है इन दोनों में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, द क्रोमोसोम कंटेंट हैज बीन डुप्लीकेटेड हियर। यहाँ पे क्या हो जाता है, डुप्लीकेशन हो जाता है क्रोमोसोम का, और ये कहां पर होता है, ये होता है एस फेज में, दैट इज सिंथेसिस फेज। समझ में आया, गुड। अब जब एक बार डुप्लीकेशन हो जाता है क्रोमोसोम का, उसके बाद ही क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स किसको बोलते हैं, तो ये और ये दोनों कहलाते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं जो क्रोमेटिड एक ही सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं, दिस इज सेंट्रोमियर, ये दोनों क्रोमेटिड इस सेंट्रोमियर से अटैच्ड है, तो ये दोनों क्रोमेटिड क्या होंगे, एक दूसरे के लिए सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे, है ना। जो एक ही सेंट्रोमियर से अटैच्ड होता है वो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड, और जब हम दो ऐसे क्रोमेटिड की बात करते हैं जो अलग अलग सेंट्रोमियर से अटैच्ड है, ये दोनों, तो ये है आपके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। राइट, और रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर इन दोनों के बीच में होता है, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में हमेशा क्रॉसिंग ओवर होता है। कैसे होता है, तो ये होता है कुछ इस तरीके से।
कैसे होता है? ये होता है कुछ इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर होता है, राइट। और जब इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हो आप? उस स्ट्रक्चर को बोलते हो आप टेट्राड। क्या बोलते हो? टेट्राड। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं क्रॉसिंग ओवर के बारे में। अब है ना, तो अब जब ये क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद आपको कितने टाइप के क्रोमेटिड्स मिलते हैं? तो देखो, एक ये वाला क्रोमेटिड मिलेगा आपको ऐसा, समझ रहे हो? ओके, एक क्रोमेटिड मिलेगा ये वाला जो क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट नहीं करते, राइट, यहाँ पर। और दो ऐसे क्रोमेटिड मिलते हैं जो अपने पेरेंट से बिल्कुल भी सिमिलैरिटी शो नहीं करते, मतलब उनमें कुछ पार्ट तो पेरेंटल होता है और कुछ पार्ट होता है नॉन पेरेंटल, मतलब रिकॉम्बिनेंट कहलाते हैं वो, इस तरीके। समझ रहे हो इस बात को? तो ये क्या है? देखो, बिल्कुल पेरेंट की तरह है, देखो पेरेंट की तरह है, लेकिन ये दोनों कैसे हैं? These both these chromatids are type of recombinant टाइप के। अब आपको क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन में डिफरेंस पता होना चाहिए, ओके। तो क्या होता है कि जो क्रॉसिंग ओवर है ये एक प्रोसेस है ना, ये एक प्रोसेस है जिसमें दो अलग अलग क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में कियास्मा फॉर्म करते हैं और उनकी वजह से क्या होता है कि क्रोमेटिड्स के सेगमेंट एक्सचेंज हो जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, ओके। और रिकॉम्बिनेशन क्या है? उसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो क्या होते हैं? रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। अब ध्यान से इस चीज को समझना, अगर आपने जीन मैपिंग वाली वीडियो देखी है, ओके, तो उसमें मैंने बताया था, नहीं देखी तो जाकर देखना, उसमें मैंने बताया था कि क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो होमोजाइगस पेरेंट में भी हो सकता है, हेटेरोजाइगस पेरेंट में भी हो सकता है, राइट। यहाँ पर मैं आपको एक बार ऐसे ही जल्दी से बता देता हूँ। तो मैं क्या कह रहा था कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो होमोजाइगस पेरेंट में भी होता है और हेटेरोजाइगस पेरेंट में भी होता है, ओके। लेकिन हमको पता नहीं चलता अगर क्रॉसिंग ओवर होमोजाइगस पेरेंट में हुआ है, लेकिन अगर हेटेरोजाइगस पेरेंट में क्रॉसिंग ओवर हुआ है तो उसका रिजल्ट देखने को मिलता है, ओके। लेकिन जब हम रिकॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो वो हमेशा कब पॉसिबल है? आपको रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स कब मिलेंगे? जब पेरेंट हेटेरोजाइगस होगा, है ना। देखो, जीन मैपिंग में हमने अच्छे से डिस्कस किया था, तो यहाँ पे मैं ज्यादा अच्छे से उसको डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। तो यहाँ पर देखो, क्रॉसिंग ओवर अगर हम होमोजाइगस पेरेंट की बात कर रहे हैं, होमोजाइगस पेरेंट का मतलब कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, सारे कैसे हैं? डोमिनेंट एलील्स हैं, ओके। दैट्स व्हाई इट इज अ होमोजाइगस पेरेंट, ओके। अब यहाँ पर देखो, अगर क्रॉसिंग ओवर होता भी है, अगर क्रॉसिंग ओवर होता भी है तो क्या होगा? मान लो क्रॉसिंग ओवर हुआ, है ना, और क्रॉसिंग ओवर होने के बाद क्या हुआ कि ये जो क्रोमेटिड्स हैं वो एक्सचेंज हो गए। क्या हो गए? एक्सचेंज हो गए, देख रहे हो? तो अब देखो, यहां पर आप लिखो ए बी ए। अब देखो, ये ग्रीन वाला जो सेगमेंट है ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन नीचे भी तो कैपिटल बी था, तो ऊपर भी क्या जाएगा? फिर से कैपिटल बी। अब यहाँ देखो, यहाँ कैपिटल ए है और ऊपर भी तो कैपिटल बी था, तो वापस जब नीचे आया तो नीचे भी फिर से कैपिटल बी हो गया और यहाँ तो कैपिटल ए कैपिटल बी था ही। तो इसका रिजल्ट क्या मिला? ए बी ए बी ए बी और ए बी, जो कि यहाँ पर भी आप देख सकते हो पेरेंट जीनोटाइपिक कंडीशन में। बट लेकिन क्रॉसिंग ओवर तो हुआ यहाँ पर, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? पेरेंटल टाइप ही है। तो जब तक हमें उसका रिजल्ट दिखाई नहीं देता तो हम ये मान के चलते हैं कि क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ होगा, चाहे हुआ हो, है ना। अब यहाँ पर देखो, हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन में यहाँ पर भी क्रॉसिंग ओवर होगा, राइट। तो यहाँ पर भी क्रॉसिंग ओवर होगा, तो यहाँ पर जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्या होगा? देखो, कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा रिजल्ट,
है ना। ये क्या है, सेंट्रोमियर, और ये इस तरीके से। अब देखो ये कैसा है, हेटेरोजाइगस पेरेंट है। तो ऊपर वाले जो अलील्स है वो इस तरीके से ही रहेंगे। यहाँ देखो, अब ये ग्रीन वाला सेगमेंट इसके साथ एक्सचेंज हुआ है तो स्मॉल के ऊपर चला जाएगा, और ये कैपिटल भी नीचे चला जाएगा। यहाँ पर स्मॉल ए स्मॉल स्मॉल ए स्मॉल बी, है ना। तो इसके रिजल्ट्स देखो क्या आएंगे, इसके रिजल्ट आएंगे ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, और कैपिटल ए कैपिटल बी। देख रहे हो। ओके, तो अब देखो यहाँ पे आएगा, सॉरी, स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। ओके, तो अब देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर दो ऐसे गैमेट्स मिलेंगे जो रिकॉम्बिनेंट है। कौन कौन से, ये देखो। ओके, तो recombination is always can be seen when the parent is heterozygous, but crossing over can occur whether the parent is homozygous or the parent is heterozygous. इस चीज को याद रखना। Recombination is the result of only heterozygotic condition, but crossing over can occur in both the condition, homozygous as well as heterozygous. ये सारी बेसिक चीजें हैं, ओके, जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने इनके बीच में डिफरेंस पता कर लिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कि व्हेन क्रॉसिंग ओवर इज पॉसिबल। ओके, तो क्रॉसिंग ओवर कब हो सकता है, इसका आंसर तो आपको शुरू में ही मिल गया था कि क्रॉसिंग ओवर इज ओनली पॉसिबल व्हेन द कंटेंट ऑफ क्रोमोसोम गेट्स डबल, है ना। जब डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम होता है, जब एक सेंट्रोमेर से दो क्रोमेटिड्स अटैच्ड होते हैं, ओके, तभी तो क्रॉसिंग ओवर होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में, राइट। तो क्रॉसिंग ओवर इज ओनली पॉसिबल व्हेन द क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन डुप्लीकेटेड स्टेज, राइट। यहाँ तक क्लियर है। चलो मैं आपको इस पॉइंट को और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। ओके, कि क्रॉसिंग ओवर इज ओनली पॉसिबल विद द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। अब देखो आप यहाँ पर, ये एक क्रोमोसोम है और ये एक क्रोमोसोम है, ये दोनों क्या है, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, राइट। अब यहाँ पर तो क्रॉसिंग ओवर होता नहीं है। क्रॉसिंग ओवर कब होता है, जब ये क्रोमोसोम इस स्टेज में होते हैं, इस स्टेज में होते हैं, राइट। तो यही है इसका आंसर कि क्रॉसिंग ओवर इज ऑलवेज पॉसिबल व्हेन द क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन डुप्लीकेटेड स्टेज, राइट। अब क्या होता है कि क्या हुआ कि ये जो मैंने आपको बात बताई कि क्रॉसिंग ओवर हमेशा तभी होगा जब क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड फॉर्म में होगा। ओके, तो देखो दोस्तों, हर जो भी आप कहते हो साइंस में, है ना, हर चीज का एक प्रूफ देना पड़ता है। कोई ऐसे विश्वास तो करता नहीं है ना, राइट। अब जब ऊपर से सेब गिरा, है ना, और न्यूटन ने सबको बताया कि ऊपर से सेब गिरा है, न्यूटन ने बताया था, ओके, न्यूटन नहीं बताया था, ठीक है, मैं कंफर्म कर रहा था। न्यूटन ने जब सबको बताया कि सेब ऊपर से क्यों गिरा, क्योंकि ग्रेविटी थी, ग्रेविटी के कारण ही ऊपर से सेब गिरा। अब उसने उस चीज को एक्सप्लेन किया अपने लॉज के थ्रू। न्यूटन ने बहुत सारे लॉ दिए, है ना, लॉ ऑफ ग्रेविटी भी उसमें। तो उसको ये प्रूफ करने के लिए कि सेब ऊपर से क्यों गिरा, उसको लॉ देना पड़ा, उसको प्रूफ करना पड़ा। वैसे ही यहाँ पर प्रूफ देना पड़ा कि क्रॉसिंग ओवर डुप्लीकेशन के बाद ही क्यों होता है, ओके, पहले क्यों नहीं होता, राइट। ओके, तो अब यहाँ पर शुरू होती है कहानी, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं टेट्राड एनालिसिस के तरफ, राइट। तो ये सारी जो स्टडीज हुई, है ना, ये सारी स्टडीज हुई किसमें, फंजाई में, एस्कोमाइसिटीज में, राइट। जैसे कि न्यूरोस्पोरा क्रेसा का नाम सुना होगा आपने, ईस्ट का नाम सुना होगा आपने। तो ये प्रूफ करने के लिए कि क्रोमोसोम जो होता है जब डुप्लीकेट हो जाता है तभी क्रॉसिंग ओवर होता है, ये सारी चीजें प्रूफ करने के लिए सहारा लिया गया किसका,
फंजाई का। क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं, लोअर यूकैरियोट्स होते हैं और वो भी मेयोसिस परफॉर्म करते हैं, बट एट द वेरी सिंपलर लेवल। हमारे अंदर जब मेयोसिस होता है, जब हायर यूकैरियोट्स के अंदर मेयोसिस का प्रोसेस होता है, तो बहुत सारे सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारे रिप्रोडक्टिव सेल्स पार्टिसिपेट करते हैं, और जो हैप्लॉइड कंडीशन आती है हमारे बॉडी में, हम अपने लाइफ में 99% ऑफ द टाइम बोल सकते हो ऐसा कि डिप्लॉयड स्टेज में रहते हैं। सारी सेल्स हमारी कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। और हम हैप्लॉइड सेल्स सिर्फ कब प्रोड्यूस करते हैं, एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो जब बहुत कम टाइम के लिए हैप्लॉइड स्टेज आती है, तो उस हैप्लॉइड स्टेज को स्टडी करना इन हायर यूकैरियोट्स इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसीलिए अब साइंटिस्ट क्या चाहते थे कि क्यों ना हैप्लॉइड सेल्स को ही डायरेक्टली आइसोलेट करके उनका जीनोटाइप देखा जाए कि उनका अंदर जीनोटाइप कैसा होता है। ओके, और ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं थी हायर यूकैरियोट्स के साथ, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर अब हम बात करेंगे, यहाँ पर अब हम बात करने जा रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म, which organism is selected to study crossing over Ascomycetes। ओके, कौन सा सेलेक्ट किया हमने, Ascomycetes, राइट। अब देखो क्या होता है, हमने Ascomycetes को सेलेक्ट क्यों किया। अब सबसे पहले आपको ये समझने के लिए उसकी लाइफ साइकिल को समझना जरूरी होगा, और एक बार अगर आपको लाइफ साइकिल समझ में आ गई इसकी, तो आपको ये टेट्राड एनालिसिस का मतलब खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो चलो सबसे पहले इसकी लाइफ साइकिल को हम देख लेते हैं कि इसका लाइफ साइकिल कैसा होता है। एस्कोमाइसिटीज पे जेनेटिक स्टडीज होने से पहले जिन भी ऑर्गेनिज्म पे जेनेटिक स्टडीज हुई थी, उसमें क्या करना पड़ता था, रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स का जीनोटाइप को पता करने के लिए क्या करना पड़ता था कि उनकी क्रॉसिंग करानी पड़ती थी, राइट। क्योंकि आप उस टाइम पर डायरेक्टली हैप्लॉइड सेल्स को आइसोलेट करके उनका जीनोटाइप पता नहीं कर सकते थे। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, जैसे मेंडल कराते थे, वो प्लांट्स को बार बार क्रॉस करा के और जो उनको प्लांट्स मिलते थे, है ना, नेक्स्ट जनरेशन में, उनकी हाइट को, उनके फ्लावर के कलर को, उनके सीड के शेप को, साइज को ऑब्जर्व करके, और वो एनालाइज करते थे कि मेयोसिस ऐसे ऐसे हुआ होगा, इस तरीके के गैमेट्स बने होंगे, इतने पेरेंटल गैमेट्स बने होंगे, इतने रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स बने होंगे। वो एक आइडिया लगाने की कोशिश करते थे। वो डायरेक्टली मेयोसिस वाले प्रोसेस पर जाके उन्होंने कोई रिसर्च नहीं किया था। उन्होंने हैप्लॉइड सेल्स जो जनरेट होते हैं एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, उन हैप्लॉइड सेल्स को आइसोलेट करके कुछ नहीं किया था, राइट। उन्होंने क्या किया था, जो ऑफस्प्रिंग्स आते थे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व करके वो सोचते थे, वो पता करने की कोशिश करते थे कि किस तरीके से मेयोसिस हुआ होगा, किस टाइप के गैमेट्स बने होंगे, राइट। बट ये जो एस्कोमाइसिटीज है, तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि इनके कुछ की फीचर्स होते हैं। जो ये एस्कोमाइसिटीज स्पीसीज है, फंजाई है, इसके कुछ की फीचर्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला है, एक तो ये सिंपल लोअर यूकैरियोट्स होते हैं, है ना। मेयोसिस यूकैरियोटिक प्रोसेस है, और आपको स्टडी भी क्या करना है, मेयोसिस करना है, तो आपको यूकैरियोट ही एज ए सैंपल लेना पड़ेगा, है ना। अब दूसरी जो खास बात है एस्कोमाइसिटीज की, कि इनकी जो लाइफ साइकिल होती है, एस्कोमाइसिटीज की जो लाइफ साइकिल होती है, इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ये हैप्लॉइड कंडीशन में रहते हैं, हैप्लॉइड स्टेज में रहते हैं, और बहुत कम टाइम के लिए डिप्लॉयड स्टेज में आते हैं। अब आप यहाँ पर इसकी लाइफ साइकिल को समझो, यहाँ से हम शुरू करेंगे। ओके, यहाँ पे क्या होता है कि इसमें मेल पेरेंट अलग होता है, फीमेल पेरेंट अलग होता है। ओके, तो सपोज ये मेल है और ये फीमेल है। ओके, अब यहाँ पर देखो, इसमें जो पेरेंट्स हैं, आप यहाँ पर देख रहे हो, एक ये पेरेंट हो गया, एक ये पेरेंट हो गया। इसमें जो दोनों पेरेंट होते हैं वो दोनों ही हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं, मतलब उनके अंदर जितनी भी सेल्स होती हैं वो सब कैसी कंडीशन में होती है, हैप्लॉइड कंडीशन में होती है। ओके, अब ये जो फंजाई है, ये जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को माइसीलिया बोला जाता है। और अगर एक की बात करो, एक सिंगल स्ट्रक्चर की, तो उसको माइसीलियम बोला जाता है। आप देख रहे हो ये क्या है, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई है। ये सारे क्या है, न्यूक्लियाई है, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। ये सारे क्या है, हैप्लॉइड
न्यूक्लियाई। और ये जो माइसीलिया होता है ये कोनिडिया, जो स्पोर्स होते हैं उनको कोनिडिया बोला जाता है। फंजाई के जो स्पोर्स होते हैं उनको कोनिडिया बोला जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर से आप देख रहे हो यहाँ पे ये कोनिडिया है। ओके, ये क्या होता है, फंगल स्पोर्स होते हैं, राइट। अब क्या होता है कि जब इनको रिप्रोडक्शन करना होता है तो ये क्या करते हैं, कोनिडिया को जर्मिनेट करवाते हैं। अब यहाँ से कोनिडिया रिलीज होता है, कोनिडिया का जर्मिनेशन होता है, उसके बाद एक स्टेज आती है प्रोटोपेरिथीसियम स्टेज। ओके, इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर आप देखो एक न्यूक्लियस इधर से आया, एक न्यूक्लियस इधर से आया, एक न्यूक्लियस ये रहा, एक न्यूक्लियस ये रहा। और जब ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं तो इसको बोला जाता है हाइफल फ्यूजन, मतलब दो हाइफी फ्यूज कर रहे हैं आपस में। और यहाँ पर आप देखो दो न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे होंगे एक ही सेल में, तो इस स्टेज को बोला जाता है हेटेरोकैरियोन स्टेज। क्या बोला जाता है, हेटेरोकैरियोन स्टेज। और यही इसके बाद यही एक ये इतना सा ही एक फेज होता है जो एक डिप्लॉयड स्टेज आता है इनके लाइफ साइकिल में। तो जब ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करते हैं तो यहाँ पर देखो ये बनता है डिप्लॉयड जाइगोट। क्या बनता है, डिप्लॉयड जाइगोट। डिप्लॉयड जाइगोट तो इतना ही फेज आता है सिर्फ जो कि डिप्लॉयड होता है, बाकी ये पूरा फेज कैसा होता है, हैप्लॉयड होता है। अब इसके बाद क्या होता है, डिप्लॉयड जाइगोट बनने के बाद अब इस डिप्लॉयड जाइगोट का होता है मियोसिस प्रोसेस। और आपको पता होता है कि मियोसिस प्रोसेस में दो बार सेल डिवीजन होता है, एक बार मियोसिस 1 में और एक बार मियोसिस 2 में। तो यहाँ पर पहले मियोसिस फर्स्ट होता है, राइट। तो उसमें यहाँ पर देखो दो सेल्स बन गए, दो हैप्लॉइड सेल्स वापस बन गए, ये डिप्लॉयड था, है ना। तो आपको पता है कि मियोसिस 1 इज द रिडक्शनल डिवीजन, उसमें क्या होता है, डिप्लॉयडिक स्टेज से हैप्लॉयडिक स्टेज आ जाती है वापस से। तो यहाँ पर डिप्लॉयडिक स्टेज से वापस से यहाँ पर कौन सी स्टेज आ गई, हैप्लॉइड। ओके, तो यहाँ पर दो हैप्लॉइड सेल्स वापस बन गए। इसके बाद होता है मियोसिस सेकंड, और फिर मियोसिस सेकंड में क्या होता है कि जो दो डॉटर सेल्स बनी है इनसे फर्दर सेल डिवीजन होता है और दो और डॉटर सेल्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 हैप्लॉइड सेल्स बन गई, 4 हैप्लॉइड सेल्स। एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस। किसका प्रोडक्ट है ये, मियोसिस का, इसका प्रोडक्ट है मियोसिस का। अब इसकी खासियत ये है कि ये जो स्टेज है, ध्यान रखना, ये जो स्टेज है इसमें इसको बोला जाता है एस्कस। ये एक एस्कस, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे होगे यहाँ पे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ये जो सेल्स अंदर प्रेजेंट है इनको बोला जाता है एस्कोस्पोर्स। क्या बोला जाता है, एस्कोस्पोर्स। और ये चारों ही एस्कोस्पोर्स दे ऑल आर हैप्लॉइड, चारों कैसे का हैप्लॉइड। और सबसे खास बात ये होती है कि यहाँ से आप इनको डाइसेक्ट करके इन चारों हैप्लॉइड सेल्स को अलग अलग आइसोलेट कर सकते हो और फिर इनका आप स्टडी कर सकते हो कि इनका जीनोटाइपिक कंडीशन कैसा है, राइट। तो हमें यहाँ पर उन सब टेक्निक को डिस्कस नहीं करना है कि कैसे आप डाइसेक्ट करोगे, कैसे आप जीनोटाइपिक को चेक करोगे। बस हमें यहाँ पर क्या समझना है कि किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी, किस तरीके से पेरेंटल प्रोजेनी बनती है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि जब मियोसिस कंप्लीट होता है और ये 4 हैप्लॉइड सेल्स यहाँ पर नजर आते हैं तो इसी स्टेज को बोला जाता है टेट्राड। क्या बोला जाता है, टेट्राड। ओके, और इसी के एनालिसिस को बोला जाता है टेट्राड एनालिसिस। अब यहाँ पर टेट्राड एनालिसिस में होता क्या है, इन चारों सेल्स का जेनेटिक स्टडी किया जाता है और पता किया जाता है कि इन चारों सेल्स में से कौन सी सेल पेरेंटल टाइप है, कौन सी सेल रिकॉम्बिनेंट टाइप है। ओके, समझ में। अब जैसे ही मियोसिस कंप्लीट होता है इसके जस्ट तुरंत बाद माइटोसिस हो जाता है। माइटोसिस में क्या होता है कि ये जो सेल आप देख रहे हो इसका डिवीजन हो जाता है, मतलब इससे 2 बन जाते हैं, फिर इससे 2 बन जाते हैं, इससे 2 बन जाते हैं और इससे 2 बन जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से समझना कि मान लो ये एक टाइप की सेल है, ये दूसरे टाइप की सेल है, ये तीसरे टाइप की सेल है और ये चौथे टाइप की सेल है। तो इस सेल का अलग माइटोसिस होगा, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग।
तो क्या होता है, इसके जैसी दो और सेल बन जाएगी नेक्स्ट में। तो इसके जैसी मान लो ये ए टाइप है, ये बी टाइप है, ये सी टाइप और ये डी टाइप है। तो जब इनका माइटोसिस होगा तो यहाँ पर देखो ये दोनों, ये ए टाइप बन जाएंगे, इसका माइटोसिस होगा तो ये बी टाइप बन जाएंगे, इसका होगा तो ये सी टाइप और इसका होगा तो ये डी टाइप। तो जब टेट्राड का जब माइटोसिस होता है तो उसके बाद जो स्टेज आती है उसको बोला जाता है ऑक्टाड स्टेज, क्योंकि इसमें देयर आर 8 हैप्लॉइड सेल्स, राइट। और फिर इनका क्या होता है कि कंटिन्यूसली, और फिर क्या होता है कि ये इनका कंटिन्यूसली क्या होता है, माइटोसिस प्रोसेस होता है। और फिर क्या करते हैं, देखो यहाँ से ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं हैप्लॉइड सेल्स को रिलीज करते हैं, और फिर इनका कंटिन्यूसली माइटोसिस प्रोसेस होता रहता है, और उसके थ्रू क्या होता है कि माइसेलिया फॉर्म हो जाता है, राइट। बट अब हमको यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ साइकिल के डिटेल में नहीं जाना, हमको लिमिटेड रहना है ऑक्टाड तक और टेट्राड तक, और हमको टेट्राड एनालिसिस अब अच्छे से समझना है। देखो अब यहाँ पर हम आगे चलने से पहले कुछ की फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं किसके, एस्कोमाइसिटीज के। तो जो पहला है वो मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया, दैट इज लोअर यूकैरियोट्स। And the second important key feature of ascomycetes is that most of the life cycle remains in haploid stage, right? तीसरा जो important है वो क्या है कि haploid cells can be recovered for the analysis, है ना, right? उसी को बोलते हैं टेट्राड एनालिसिस। अब क्योंकि हम यहाँ से हैप्लॉइड सेल्स को रिकवर कर सकते हैं एनालाइज करने के लिए, तो अब हमको इनका क्रॉसिंग ओवर देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम डायरेक्टली मेयोटिक सेल्स को यहाँ पर रिकवर कर रहे हैं, है ना। और मेयोटिक सेल्स क्या होती है, हैप्लॉइडिक सेल्स, वो एक्चुअली गैमेट्स होती है ना, राइट। तो अब क्रॉसिंग ओवर उन प्लांट्स में, उन एनिमल्स में करवाने की जरूरत पड़ती है जहाँ पे हम मेयोटिक सेल्स के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर स्टडी नहीं कर सकते, बट यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर की कोई जरूरत नहीं है। और ये जो एस्कोमाइसिटीज है, क्योंकि लोअर यूकैरियोट्स होते हैं, दे आर फंजाई, सो दैट दे कैन बी ग्रोन इन सिंपल सिंथेटिक मीडिया। तो ये कुछ की फीचर्स हैं, इसलिए हमने एस्कोमाइसिटीज को सेलेक्ट किया था और उन पे जेनेटिक स्टडी की थी, ओके। अभी पहले मैंने एक टर्म यूज किया था हेटेरोकैरियोन, ओके। हेटेरोकैरियोन का मतलब होता है कि जब एक ही सेल में दो अलग अलग न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, जैसे कि आपने स्ट्रक्चर देखा होगा अभी पहले, एक हेटेरोकैरियोन स्टेज आई थी, तो वहां पर दो अलग टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट थे, राइट। तो इसलिए ऐसे स्टेज को, ऐसे सेल को हेटेरोकैरियोन बोला जाता है। तो अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं फाइनली, व्हाट इज टेट्राड एनालिसिस, है ना। तो आपको टेट्राड एनालिसिस का मतलब तो समझ में आ गया, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि हम एक स्टेज जो होती है एस्कोमाइसिटीज की लाइफ साइकिल में, दैट इज नॉन एज टेट्राड, वहाँ पर 4 हैप्लॉइड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। हम उस स्टेज को डाइसेक्ट करके हर एक हैप्लॉइड सेल्स को इंडिविजुअली एनालाइज कर सकते हैं कि उनका जीनोटाइप कैसा है, ओके। तो यहाँ पर ध्यान से समझो, अब जो पार्ट शुरू होने वाला है वो मेनली आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। तो वहां पर हम वही चीजें डिस्कस करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि टेट्राड एनालिसिस में यहाँ पर आपको 2 टाइप के टेट्राड्स मिलेंगे। जब आप एनालिसिस करने जाओगे एस्कोमाइसिटीज के टेट्राड स्टेज का, तो आपको 2 टाइप के टेट्राड मिल सकते हैं। कैसे कैसे टेट्राड, तो एक जो होते हैं वो होते हैं ऑर्डर्ड टेट्राड, और एक होते हैं अनऑर्डर्ड टेट्राड। अब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि जो एस्कोमाइसिटीज है उसकी कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जिसमें जो टेट्राड होते हैं वो एक लीनियर फॉर्म में अरेंज होते हैं, एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, राइट। लेकिन कुछ ऐसी स्पीसीज होती है जिसमें टेट्राड होते हैं एक लीनियर फैशन में अरेंज ना होकर एक जम्बल्ड वे में अरेंज होते हैं, इधर उधर पड़े रहते हैं, है ना। इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर आप देखो, जैसे अभी हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था, राइट। तो ऑर्डर टेट्राड जो होते हैं वो इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, है ना, बिल्कुल सीक्वेंस में, लाइन से। और जो अनऑर्डर टेट्राड होते हैं वो कुछ इस तरीके से होंगे,
कैसे भी हो सकते हैं, मतलब इनका कॉम्बिनेशन कहीं भी इधर उधर हो सकता है जम्बल्ड वे में। ओके, तो अब क्योंकि इनका जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग तरीके का है, तो आप इन दोनों का जब एनालिसिस करोगे तो उसमें भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं। कुछ ऐसे एनालिसिस होते हैं जो आप इसमें कर सकते हो, इसमें नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि इसमें कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं, राइट। क्या लिमिटेशंस हो सकती है कि जब आप इसको डायसेक्ट करोगे तो आप इक्वली डायसेक्ट कर सकते हो, यहाँ से ऐसे, है ना, ऐसे, और आपको एक सीक्वेंस पता है, राइट, आपको एक सीक्वेंस पता है, इसमें आपको पता है कि ये जो सेल है जब इसका माइटोसिस होगा तो इसकी जैसे ही कंटिन्यूसली 2 सेल्स आएंगे एक साथ, इसकी जैसे ही एक साथ 2 सेल आएंगे, इसकी जैसे ही एक साथ 2 सेल्स आएंगे, इसकी जैसे ही एक साथ 2 सेल्स आएंगे, राइट। ओके, बट ये चीज आप इसमें नहीं पता कर सकते क्योंकि इसमें जम्बल्ड अरेंजमेंट होता है। ओके, तो यहाँ पर आपको मैं कुछ डिफरेंस बताने जा रहा हूँ ऑर्डर टेट्राड एनालिसिस में और अनऑर्डर टेट्राड एनालिसिस में, राइट। अब देखो यहाँ पर सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये है कि ऑर्डर टेट्राड एनालिसिस में क्या होता है कि ये एक्चुअली क्या है, ये एक गैमेटिक सेल है, ये एक टाइप का गैमेट है, ये दूसरे टाइप का गैमेट है, ये तीसरे टाइप का गैमेट है और ये चौथे टाइप का गैमेट है। ओके, तो क्योंकि यहाँ पर चारों गैमेट्स एक साथ अरेंज्ड है तो आप यहाँ पर इनका सेग्रीगेशन अच्छे से एनालाइज कर सकते हो कि कौन से स्टेज पर ये गैमेट्स अलग हो रहे हैं एक दूसरे से। ओके, तो यहाँ पर आप क्या चीज स्टडी कर सकते हो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हेयर द सेग्रीगेशन ऑफ alleles can be studied, राइट। बट यहाँ पे जो गैमेट्स हैं वो जम्बल्ड वे में अरेंज्ड है, इसीलिए कौन सा कब सेग्रीगेट हो रहा है पता नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पर आप नहीं कर सकते स्टडी, सेग्रीगेशन कैन नॉट बी स्टडीड। ओके, राइट। अब यहाँ पर एक सीक्वेंस है गैमेट्स का, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि जो सेंट्रोमियर होता है उस सेंट्रोमियर से जीन का क्या लोकेशन है, तो आप सेंट्रोमियर और जीन के बीच में मैपिंग कर सकते हो। यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोमियर एंड जीन कैन बी कैलकुलेटेड, और यहां पर इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, इसीलिए इसको, इस वाले को ऑर्डर टेट्राड एनालिसिस को सेंट्रोमियर मैपिंग भी बोला जाता है, याद रखना, सेंट्रोमियर मैपिंग, क्योंकि यहां पर आप सेंट्रोमियर की मैपिंग कर सकते हो कि सेंट्रोमियर कहां प्रेजेंट है, राइट। इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप फिर इसमें क्या पता कर सकते हो, इसमें आप ना सेग्रीगेशन पता कर सकते हो ना ये पता कर सकते हो कि सेंट्रोमियर कहाँ लोकेटेड है, सेंट्रोमियर की मैपिंग नहीं कर सकते। तो इसमें आप क्या पता कर सकते हो, इसमें आप पता कर सकते हो कि कितने ऑफस्प्रिंग रिकॉम्बिनेंट टाइप है, रिकॉम्बिनेंट, है ना, इसलिए आप यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन इवेंट को स्टडी कर सकते हो, रिकॉम्बिनेशन इवेंट कैन बी स्टडीड, ये पॉसिबल है यहाँ पर। अब हम एक एक करके ऑर्डर टेट्राड एनालिसिस देखते हैं और अनऑर्डर टेट्राड एनालिसिस समझते हैं। यहाँ पर जब हम ऑर्डर टेट्राड एनालिसिस की बात करते हैं तो हम 2 पॉइंट को डिस्कशन में लाते हैं, ओके, और ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से समझना है। ओके, पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो ही करेंगे कि इफ क्रॉसिंग ओवर डज नॉट अकर बिटवीन सेंट्रोमियर एंड जीन, तो क्या होगा, किस टाइप की जीनोटिपिक गैमेट्स आपको मिलेंगे। दूसरा जो आपको समझना है, इफ क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन सेंट्रोमियर एंड जीन, तो क्या होगा। देखो यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट वाली कंडीशन डिस्कस करते हैं कि जब क्रॉसिंग ओवर अगर नहीं होगा, राइट, क्रॉसिंग ओवर कहाँ पर होता है, मियोसिस 1 में, पैचेटिन स्टेज पे। तो अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है,
राइट। तो देखो क्या होगा, तो यहाँ देखो ध्यान से, ये है एक हैप्लॉइड सेल, ओके, उसमें ये हम एक जीन को लेके चल रहे हैं और उसके साथ एक सेंट्रोमेर को कंपेयर करेंगे, राइट। तो अगर यहाँ पर देखो ये जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है यहाँ पर, एक ये एक पेयर है, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो इसमें जो कैपिटल ए एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है और स्मॉल ए एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, राइट। तो अगर इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो क्या होगा कि जब मेयोसिस 1 में क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, है ना, राइट। तो मेयोसिस 1 में क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे एट द एनाफेज 1। ये सारी चीजें आपको पता है, ये हमने सेल साइकिल की वीडियो में डिस्कस किया था कि एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होगा और ये एक क्रोमोसोम दूसरे डॉटर सेल में जाएगा और एक क्रोमोसोम दूसरे डॉटर सेल में जाएगा, राइट। यहाँ पर आप देखो ध्यान से कि यहाँ पर आप देखो जब होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए तो देखो कि इस वाले क्रोमोसोम पर तो दोनों डोमिनेंट एलील्स प्रेजेंट थे और इस वाले क्रोमोसोम पर दोनों रिसेसिव एलील्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ एलील्स हो जाते हैं। एलील्स कहाँ सेपरेट हो जाते हैं, मेयोसिस 1 में, अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है, राइट। तो यहाँ पर एक पॉइंट और इंक्लूड करना है हमको कि सेपरेशन ऑफ एलील्स, है ना। एलील क्या होते हैं, दो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, एक ही जिनके, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। तो अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो एलील्स का सेपरेशन मेयोसिस 1 में ही हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ देखो एलील्स सेपरेट हो गए, अलग अलग डॉटर सेल्स में चले गए, कैपिटल वाले ऊपर और स्मॉल वाले नीचे। अब जब मेयोसिस सेकंड होगा तो मेयोसिस सेकंड में क्या होता है, याद करने की कोशिश करो, सेल साइकिल में पढ़ाया था आपको कि मेयोसिस सेकंड में होता है सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेपरेशन होता है। तो यहाँ पर अब ये वाली सेल फर्दर दो सेल्स में डिवाइड होगी और ये वाली फर्दर दो सेल्स में डिवाइड होगी और आपको मिलेगा टेट्राड स्टेज, ओके। तो देखो यहाँ से ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गए, ये अलग सेल में चला गया यहाँ पर और ये अलग सेल में चला गया यहाँ पर, बट दोनों में कैपिटल है क्योंकि ये दोनों क्रोमेटिड के ऊपर कैपिटल है था। फिर ये दो डॉटर सेल में डिवाइड हो गई 1 2 और दोनों पे स्मॉल ए और स्मॉल ए, राइट। तो ये क्या है, टेट्राड स्टेज, राइट। टेट्राड स्टेज का आप जीनोटाइप ध्यान से देखो, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। अब क्या होगा, अब होगा इसका माइटोसिस, और माइटोसिस होने के बाद देखो मैंने आपको बताया था कि ये सेल दो सेल में डिवाइड हो जाएगी, ये सेल दो सेल में डिवाइड हो जाएगी, ये वाली फर्दर दो सेल में डिवाइड होगी और ये वाली फर्दर दो सेल में डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर जो अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, ऑर्डर टेट्राड एनालिसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता बिटवीन सेंट्रोमियर एंड जीन, तो उसका जो जीनोटाइपिक रेशियो आता है वो आता है 4:4। ध्यान रखना, यहाँ पर देखो देयर आर 4 कैपिटल ए, मतलब 4 डोमिनेंट है और 4 रिसेसिव है। तो इसका जो रेशियो है वो क्या है, 4:4। तो ये किसका है, ये है जब क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा, कहाँ पर, सेंट्रोमियर और जीन के बीच में। अब यहाँ देखो ध्यान से, इस वाले प्रोसेस को बोला जाता है फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन। क्या बोला जाता है, इसको ध्यान रखना, इसको बोला जाता है फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन। अब इसको ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि ये फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन है, क्योंकि यहाँ पर हम इसको फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन कब बोलते हैं, सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन कब बोलते हैं, ये हम तब बोलते हैं जब एलील्स का सेपरेशन किस स्टेज पर हो रहा है। तो यहाँ देखो कि जो एलील्स हैं, ये जो एलील्स हैं डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील, ये कौन से स्टेज पर सेपरेट हो रहे हैं, मेयोसिस 1 में, इसीलिए इसको बोला जाता है फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन। इसके बाद जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन, उसमें क्या होगा, ये जो एलील्स हैं डोमिनेंट वाले एलील्स हैं वो मेयोसिस सेकंड में सेग्रीगेट होंगे, अलग अलग होंगे, इसलिए उसको बोला जाएगा सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन। और वो कब होगा अभी देखते हैं, ओके। अब हम बात करेंगे सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर अगर सेग्रीगेशन हो रहा होगा एलील्स का, कहाँ पर, मेयोसिस सेकंड में। मेयोसिस सेकंड में अगर एलील्स का सेग्रीगेशन होगा, अगर दोनों एलील्स एक दूसरे से अलग होंगे, कहाँ पर, मेयोसिस सेकंड में, तब उसको बोला जाता है सेकंड डिवीजन
सेग्रीगेशन। ओके, और ये कब पॉसिबल होता है? इफ क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन द जीन एंड द सेंट्रोमियर। कैसे? देखो यहाँ पर ये है, मान लो दिस इज सेंट्रोमियर एंड दिस इज जीन। ए जीन है, ये डोमिनेंट वाले ऊपर है, रेसेसिव वाले नीचे है। तो अब अगर इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा, है ना, तो देखो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद क्या होगा, ये सेगमेंट एक्सचेंज हो जाएंगे, है ना, सेगमेंट एक्सचेंज हो गए, राइट। सेगमेंट एक्चुअली इस तरीके से एक्सचेंज होंगे यहाँ पर, क्योंकि ये क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में हो रहा है? सेंट्रोमियर और जीन के बीच में। ओके, तो ये सेगमेंट पूरे के पूरे ऐसे एक्सचेंज हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ देखो ये क्या है? एक हैप्लॉइड सेल। ओके, इस पर देखो ध्यान से, ये ऊपर वाले जो क्रोमेटिड्स है दोनों पे क्या है? डोमिनेंट एलील, और नीचे वाले क्रोमोसोम पे रिसेसिव एलील। तो अगर इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा, क्योंकि सेंट्रोमियर और जीन के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा, तो क्या होगा? ये एलील्स एक्सचेंज हो जाएंगे, स्मॉल वाला ऊपर और कैपिटल वाला नीचे चला जाएगा, राइट। अब क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर जब कंप्लीट हो जाता है तो क्या होता है? मियोसिस 1 का प्रोसेस भी कंप्लीट होता है, मतलब मियोसिस 1 के ड्यूरेशन में क्रॉसिंग ओवर होता है एट द पैचिटिन स्टेज। तो जब मियोसिस 1 कंप्लीट होगा तो क्या होगा कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये एक डॉटर सेल में और ये दूसरा वाला दूसरे वाले डॉटर सेल में। लेकिन इसके साथ ध्यान से यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्योंकि यहाँ पर क्रोमेटिड्स का एक्सचेंज हुआ था, ओके, तो अब ये जो क्रोमोसोम ऊपर गया है डॉटर सेल में, इस क्रोमोसोम में एक डोमिनेंट एलील भी है और एक रिसेसिव एलील भी है। यहाँ पर भी एक डोमिनेंट एलील है और एक रिसेसिव एलील है। तो इसका मतलब मियोसिस 1 जब कंप्लीट होता है तो एनाफेज 1 में इस बार एलील्स सेग्रीगेट नहीं हुए, डोमिनेंट और रिसेसिव एक साथ गए दोनों डॉटर सेल में। लेकिन जब हम फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन की बात कर रहे थे तो वहाँ पे क्या हुआ था कि दोनों एलील्स अलग अलग डॉटर सेल में चले गए थे, तब एट द टाइम ऑफ मियोसिस 1, इसलिए उसको फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन बोला गया। यहाँ पर दोनों एलील्स अभी सेपरेट नहीं हुए मियोसिस 1 में। अब क्या होगा? अब ये सिस्टर क्रोमेटिड्स यहाँ से अलग होंगे और ये अलग डॉटर सेल में जाएगा और ये क्रोमेटिड अलग डॉटर सेल में जाएगा। तो क्या होगा? देखो ये अलग डॉटर सेल में, ये अलग डॉटर सेल में, डोमिनेंट रिसेसिव, यहाँ से डोमिनेंट अलग रिसेसिव अलग। तो एनाफेज सेकंड में यहाँ पर जब सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन होता है तब इस स्टेज पर होता है सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स। याद रखना, सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स। तो याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार इस तरीके से पूछे जाते हैं कि इफ क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन सेंट्रोमियर एंड जीन देन एट व्हाट स्टेज द एलील्स विल बी सेग्रीगेटेड। समझ रहे हो? तो आपका आंसर रहेगा आपका एनाफेज सेकंड। या अगर पूछेंगे इफ क्रॉसिंग ओवर डज नॉट अकर बिटवीन सेंट्रोमियर एंड जीन एंड देन एट व्हाट स्टेज द एलील्स विल बी सेग्रीगेटेड, तो कहां पर? एनाफेज फर्स्ट, मतलब मियोसिस फर्स्ट, राइट। तो इस तरीके से आपको याद रखनी चीजें। अब यहाँ पर देखो ये क्या बन चुका है? आपका टेट्राड स्टेज आ चुका है, राइट। अब देखो ध्यान से कि इसके बाद इन सब का क्या होगा? माइटोसिस होगा, मतलब ये सेल दो में डिवाइड होगी, ये सेल दो में डिवाइड होगी, ये भी दो में और ये भी दो में। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही टाइप का कॉम्बिनेशन नहीं मिलता। तो पहले आप इसका देखोगे तो इसका जो रेशियो है वो किस टाइप का रेशियो आ रहा है? तो देखो इसका रेशियो आ रहा है यहाँ पर 2 कैपिटल ए है, 2 रेशियो 2। तो इस वाले कॉम्बिनेशन का रेशियो कितना आ रहा है? 2:2:2:2। ये हम सेकेंड डिवीजन सेग्रीगेशन की बात कर रहे हैं, ओके। और यहाँ पर आपको रिकॉम्बिनेंट टाइप कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, राइट। अब यहाँ पर इसके अलावा और भी कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं, और वो किसकी वजह से मिलते हैं? डिपेंड करता है कि जब एनाफेज सेकंड में यहाँ पर ये सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट हो रहे थे तो इनका ओरिएंटेशन कैसा था? ये जो क्रोमोसोम है ये वाला, इसका ओरिएंटेशन कैसा था? तो इसका ओरिएंटेशन ऐसा भी हो सकता है और इसका ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से। तो अगर ऐसा ओरिएंटेशन होगा तो स्मॉल ए ऊपर होगा और कैपिटल ए नीचे होगा। वैसे ही इसका भी ओरिएंटेशन। तो क्या हो सकता है कि एक बार तो इस ओरिएंटेशन में ये आगे माइटोसिस
प्रोसेस में एंटर कर सकते हैं, मियोसिस में और माइटोसिस में। एक बार क्या हो सकता है इसका ऐसा ही रहे और इसका सिर्फ चेंज हो जाए ओरिएंटेशन। एक बार ये पॉसिबिलिटी है कि इसका सेम यही ओरिएंटेशन रहे और इसका ओरिएंटेशन ऐसे फ्लिप हो जाए इस तरीके का। और एक बार ऐसा हो सकता है कि इन दोनों का ही ओरिएंटेशन अलग हो जाए, मतलब तो इसके बेसिस पे आपको 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन मिलेंगे। तो वो कैसा कैसा होता है तो यहाँ पर देखो ध्यान से, वो एक तो ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है, दूसरा ये भी तो हो सकता है कि ये वाले जो है वो इस तरीके से अरेंज हो जाए, है ना, कुछ इस तरीके से। तो एक कॉम्बिनेशन तो ये पॉसिबल है, राइट। इसके बाद 2 कॉम्बिनेशन जो पॉसिबल है वो ये भी हो सकते हैं कि 2 कैपिटल ए ऊपर आ जाए, 2 नीचे आ जाए और बीच में सारे रिसेसिव वाले जी एलियंस आ जाए। या तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, समझ रहे हो। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 टाइप के आपको जीनोटाइपिक रेशियो देखने को मिलेंगे। एक तो 2:2:2:2, इसका भी वही आएगा 2:2:2:2। ओके, बट इन दोनों का जब आप देखोगे तो रेशियो कैसा आएगा 2:4:2। देखो 2 1 2 3 4 1 2, वैसे ही 1 2 1 2 3 4 1 2। तो सेकेंड डिवीजन सेग्रीगेशन जब होता है तो आपको ये 4 टाइप के कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकते हैं। और रेशियो की अगर बात करोगे तो आपको 2 टाइप के रेशियो देखने को मिल सकते हैं, 2:2:2:2 एंड 2:4:2। अब यहाँ पर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अगर सेकेंड डिवीजन सेग्रीगेशन होता है, राइट, तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे आप, या डिस्टेंस बिटवीन जीन्स आप कैसे, जीन एंड सेंट्रोमियर कैसे निकाल सकते हो। तो जब आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो जीन्स और सेंट्रोमियर के बीच में, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है हाफ ऑफ द नंबर ऑफ एस्काई विद सेकेंड डिवीजन सेग्रीगेशन। जितने एस्काई आपको मिले हैं सेकेंड डिवीजन सेग्रीगेशन से, उसको आप डिवाइड कर दोगे टोटल नंबर ऑफ एस्काई से इनटू 100। ओके, तो ये फॉर्मूला है रिकॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज निकालने का। और जितना रिकॉम्बिनेशन परसेंट होगा उतना ही डिस्टेंस होगा बिटवीन द जीन एंड द सेंट्रोमियर, और वो होगा सेंटीमॉर्गन में। ओके, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज एंड डिस्टेंस बिटवीन जीन एंड सेंट्रोमियर। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं अनऑर्डर्ड टेट्राड एनालिसिस की। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अनऑर्डर्ड टेट्राड एनालिसिस की। तो सबसे पहला इसमें 3 केसेस हो सकते हैं, और इसमें जो पहला केस है वो ये होगा कि इफ क्रॉसिंग ओवर डज नॉट अकर, राइट। इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें हम कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन्स, कब अनऑर्डर्ड टेट्राड एनालिसिस में। ओके, तो यहाँ पर हम 2 जीन की बात करेंगे, ए और बी जीन की बात करेंगे। ओके, तो अगर ए और बी के बीच में कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो किस टाइप के एस्काई फॉर्म होंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो मियोसिस 1 में क्या होगा, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, और सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ साथ एलील्स भी सेपरेट हो जाएंगे। डोमिनेंट वाले सारे एलील यहाँ ऊपर और रिसेसिव वाले सारे एलील्स नीचे, राइट। उसके बाद क्या होगा, यहाँ होगा मियोसिस सेकंड। ओके, और मियोसिस सेकंड के बाद जो आपको यहाँ पर एस्काई मिलेंगे, देखो आपको हैप्लॉइड सेल्स मिल रहे हैं। ओके, तो इसमें से जब आप कंपेयर करोगे तो सारे के सारे पेरेंटल टाइप होंगे। देख रहे हो, कैपिटल 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 कैपिटल, स्मॉल 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 स्मॉल, तो ये सारे कैसे हैं, पेरेंटल। इसमें कोई भी रिकॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिल रहा। और इसमें 2 जो गैमेट बन रहे हैं वो एक जैसे ही बन रहे हैं, 2 जो एस्काई बन रहे हैं वो एक जैसे ही बन रहे हैं, इसलिए इसको बोला जाता है ऑल एस्काई आर पेरेंटल डाई टाइप, राइट, पेरेंटल डाई टाइप। और इसको आप रिप्रेजेंट करोगे पीडी से।
ओके, ये कब होगा? जब क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, तो सारे के सारे कैसे कॉम्बिनेशन हो जाएंगे? पेरेंटल डाइटल। दूसरा केस हो सकता है इफ क्रॉसिंग ओवर इंक्लूड्स ओनली टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ओके, आपको पता है कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं उनके बीच में ही क्रॉसिंग ओवर होता है। तो यहाँ पर अगर सिर्फ दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ये और ये इन्वॉल्व होंगे किसमें? क्रॉसिंग ओवर में, तब क्या होगा? तो देखो, जब सिर्फ ये दोनों क्रोमेटिड्स इन्वॉल्व हो रहे थे तो क्या होगा? यहाँ पर ये जो नीचे वाला, सॉरी, यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर इतना सेगमेंट चेंज होगा, ये वाला पोर्शन। ओके, तो नीचे से स्मॉल भी ऊपर चला जाएगा, ऊपर से कैपिटल भी नीचे। तो यहाँ पर देखो, अब इसके बाद जब मियोसिस 1 होगा तो आपको एक डॉटर सेल ऐसा मिलेगा और एक डॉटर सेल ऐसा मिलेगा, राइट? तो यहाँ पर ये तो पेरेंटल टाइप हो गया, ये वाला रिकॉम्बिनेंट बन रहा है क्रोमेटिड, ये भी रिकॉम्बिनेंट और ये पेरेंटल। फिर इसका क्या होगा? मियोसिस सेकंड होगा और ये भी फर्दर दो डॉटर सेल में डिवाइड होगी और ये भी दो डॉटर सेल में डिवाइड होगी। तो इससे जो आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा, यहाँ पर देखो, ये और ये पेरेंटल टाइप मिल रहे हैं आपको, राइट? लेकिन दो आपको कैसे मिल रहे हैं? रिकॉम्बिनेंट एस्काई, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है दो क्रोमेटिड के बीच में। तो यहाँ पर आपको देखो, दो तो पेरेंटल टाइप मिलेंगे, राइट? लेकिन जीनोटाइप दोनों ही पेरेंटल टाइप एस्काई का अलग अलग होगा, इसका कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। तो और दो मिलेंगे रिकॉम्बिनेंट टाइप, और इन दोनों का भी अलग होगा, राइट? तो क्योंकि यहाँ पर 4 टाइप के आपको स्काई मिल रहे हैं, इसलिए इसको बोला जाता है टेट्रा टाइप। इसमें 50% पेरेंटल और 50% रिकॉम्बिनेशन मिलेगा, राइट? तीसरा जो केस आता है वो होता है इफ क्रॉसिंग ओवर इन्वॉल्व ऑल 4 क्रोमेटिड्स। अगर ये चारों ही क्रोमेटिड क्रॉसिंग ओवर में इन्वॉल्व होते हैं तो क्या होगा? तो क्रॉसिंग ओवर इनके बीच में हो सकता है या इनके बीच में हो सकता है, राइट? या इसके बीच में हो सकता है या इसके कैसे भी हो सकता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि सारे ही क्रोमेटिड जो भी चारों के चारों क्रोमेटिड, वो सब कैसे हो जाएंगे? रिकॉम्बिनेंट हो जाएंगे, समझ रहे हो? तो देखो, यहाँ पर ये सब रिकॉम्बिनेंट टाइप आपको दिख रहे होंगे। फिर मियोसिस 1 के बाद क्या होगा? इन होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और मियोसिस 2 के बाद क्या होगा? मियोसिस 2 के बाद सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होंगे यहाँ से, और चारों ही सेल्स में रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप आप यहाँ पर देख सकते हो, राइट? तो ये होता है ऑल आर नॉन पेरेंटल डाइटाइप। नॉन पेरेंटल, इसमें से कोई भी पेरेंट के जैसा नहीं है, और इसमें दो एक जैसे हैं और दो एक जैसे, इसलिए इसको डाई टाइप बोला जाता है। तो अनऑर्डर्ड टेट्राड एनालिसिस में आपको 3 टाइप के जीनोटाइप मिलेंगे। कौन कौन से? पेरेंटल डाई टाइप, टेट्रा टाइप और नॉन पेरेंटल डाई टाइप। ओके, इसके बाद यहाँ पर अगर दो जीन्स के बीच में अगर डिस्टेंस निकालने का बोला जाता है, जैसे ए और बी, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है कि रिकॉम्बिनेशन निकालने के लिए क्या करोगे आप? रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करोगे? हाफ ऑफ द नंबर ऑफ टेट्रा टाइप, जितने भी टेट्रा टाइप एस्काई आपको मिलेंगे, ओके, उसका हाफ प्लस नॉन पेरेंटल डाई टाइप, इसको डिवाइड करोगे आप टोटल नंबर ऑफ एस्काई, जितने भी एस्काई आपको डेटा में गिवन होंगे, ओके, उसमें आपके सारे आ जाएंगे, पेरेंटल, नॉन पेरेंटल, टेट्रा टाइप सब, राइट, इनटू 100। तो इस फॉर्मूले से आप क्या निकालोगे? रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज, और जितना रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज होगा उतना ही डिस्टेंस होगा ए और बी के बीच में, ओके। यहाँ पर देखो, जो टेट्रा टाइप है और जो एनपीडी है, ये दोनों ही रिकॉम्बिनेशन की वजह से पॉसिबल है। इसलिए यहाँ पर क्योंकि हम रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज निकाल रहे हैं, इसलिए ऊपर हमने न्यूमरेटर में सिर्फ रिकॉम्बिनेंट टाइप को ही रखा है और नीचे टोटल नंबर ऑफ एस्काई को। तो इस तरीके से आप ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज का लेक्चर आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ते रहना। थैंक यू सो मच।